दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है नवाब शफात अली खान की बुक अवनी। उसका अगला चैप्टर है द रोग एलिफेंट। ये कहानी है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट की, जो कि झारखंड राज्य में है। इस बुक में दोस्तों भागलपुर झारखंड में लिखा है, लेकिन एक्चुअली में मेरी जानकारी के हिसाब से भागलपुर बिहार में है। मार्च 2017 में एक 25 साल का टस्कर यानी मेल एलिफेंट, जिसके कि दांत होते हैं, इस एरिया में आ गया। बहुत ही एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा था और लोगों पे बिना बात के अटैक कर रहा था। बंगाल का एक इलाका है बांकुरा, वहां के एक्सपर्ट महावत बुलाए गए ताकि वो इसको खदेड़ सके उन पहाड़ों की तरफ जहां से ये आया था। अब और लोग ना मरने पाए, इसकी रोकथाम के लिए नवाब शफात अली खान को बुलाया गया चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बिहार के द्वारा और प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट PCCF। बिहार बहुत ही उपजाऊ एरिया है, लेकिन यहां पर फॉरेस्ट कवर केवल 6% है। अब क्योंकि खेती ज्यादा होती है, जंगल कम है, तो यहां पर नीलगाय के अटैक खेतों पे बहुत ज्यादा होते हैं। जबकि जहां झारखंड शुरू होता है, जहां पहाड़ी एरिया है, वहां पर चारा और जंगल काफी है। लेकिन जंगल में हमेशा उनको खाने वाला सामान नहीं मिलता है। हाथियों को गर्मी के दिनों में उनको खाने के लिए चीजें कम बचती हैं, और सबसे बड़ी बात पानी। उस पानी की तलाश में ये मैदानी इलाकों में आ जाते हैं, जहां खेत होते हैं खाने के लिए, नहर और दूसरे वाटर स्टोरेज पानी पीने के लिए होते हैं। और हाथी भी समझ जाते हैं कि जंगल में पत्ते खा के जितनी ताकत बटोरी जाएगी, उससे कहीं ज्यादा ताकत और स्वाद मिलेगा फसलों में। कैश क्रॉप, नकदी फसल, यानी कि केले, गन्ने, इस तरह की फसलें। इसलिए वो गन्ने के खेत में, कटहल के खेत में और केले के खेतों में घुस जाते हैं। जिस टाइम पे इनको ये इनविटेशन मिला हाथी को मारने के लिए, उस वक्त ये नील गायों का खात्मा कर रहे थे सरकार के रिक्वेस्ट पे। लेकिन उस अभियान को बीच में छोड़कर ये आ गए हाथी के लिए। जिस टाइम ये पहुंचे, उस टाइम वो दनादन हमले कर रहा था। अब आदमियों से घेर के, पटाखों का सहारा लेके इन्होंने कोशिश की हाथी को हाँकने की झारखंड की तरफ, जहां जंगल थे। ये माना जाता है कि हाथी के अंदर एक इनबिल्ट कंपास होता है, दिशा सूचक यंत्र। यानी हाथी अपनी दिशा नहीं भूलता, उसको भगाओ तो उसी रास्ते से वापस चला जाएगा जिससे वो आया था। इसलिए इनको उम्मीद थी कि इसको भगाया जाएगा पटाखों से डरा के, तो उसी रूट को पकड़ लेगा और वापस जंगलों में झारखंड चला जाएगा। अब बिहार से झारखंड को सन 2000 में अलग किया गया था, और झारखंड का मतलब होता है, झार का मतलब पेड़, खंड का मतलब टुकड़ा। और जैसा कि नाम बताता है, झारखंड, झारखंड में जंगल बहुत ज्यादा है। देश का टोटल 3%, 3.33% फॉरेस्ट झारखंड में है। बिहार के पास में लगता हुआ सबसे पहला जिला है साहेबगंज, और यहां पर इंडो गंगेटिक प्लेन्स है, उपजाऊ भूमि है, और उसके बाद जंगल है, पहाड़ है। और जिस तरह से फॉरेस्ट वालों ने इंस्ट्रक्शंस दिए थे, हमें सक्सेस मिल गई हाथी को भगाने में घने जंगल के कवर की तरफ। इनको उम्मीद थी कि जब एक बार हाथी घने जंगलों की तरफ चला जाएगा तो फिर वो आदमियों को मारना बंद कर देगा। लेकिन ये गलत थे। जब इसको भगाया जा रहा था तो 3 मौके ऐसे आए जब इन्होंने पास से हाथी को देखा, और वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स के अकॉर्डिंग वो मस्त पीरियड में था। मस्त पीरियड दोस्तों, मैंने अपने कई वीडियो में बताया है कि जब हाथी मेटिंग पीरियड में होता है तो उस पीरियड को मस्त पीरियड बोलते हैं। उसकी टेम्पल ग्लैंड से एक सिक्रीशन निकलता है और बहुत ही अग्रेसिव नेचर का हाथी हो जाता है। इसलिए वो सबको मार रहा था और मर्डर कर रहा था लोगों को, क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा अग्रेसिव था। मस्त पीरियड में टेस्टोस्टेरोन लेवल 60% ज्यादा हाई हो जाता है हाथी के अंदर। जनरली टस्कर मॉनसून पीरियड में, मस्त पीरियड में आते हैं, और करीब 30 से 45 डेज तक ये कंडीशन चलती है। अब जिस हाथी का बॉडी बिल्ट बड़ा होता है, जिसके दांत लंबे होते हैं, उसे मादा एलिफेंट मौका देती है मीटिंग का। अब जिसको मौका मिलता है, बाकी दूसरे हाथियों को लड़ झगड़ के अपने झुंड से भगा देता है ताकि कंपटीशन खत्म हो जाए। केवल वही मेल एलिफेंट ग्रुप में अलाउ किए जाते हैं जो कि अभी पूरी तरह से जवान नहीं हुए थे।
जैसे ही मेल एलिफेंट फीमेल्स में अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू करते हैं, उनको भगा दिया जाता है। एक हर्ड में 8 से लेके 20 फीमेल एलिफेंट होती हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट बुल एलिफेंट होता है वो चाहता है कि सारी की सारी फीमेल्स उसे ही मिले। और ये सिर्फ मेटिंग नहीं है, ये अपनी डोमिनेंस दिखाने का तरीका भी है, अपनी बादशाहत दिखाने का तरीका भी है मेल एलिफेंट्स के द्वारा। अब जो नंबर 2 वाला हाथी था, नंबर 3 वाला हाथी था, उनको भी भगा दिया जाता है। लेकिन जो नंबर 2 वाला था उसकी ताकत करीब करीब इसके बराबर ही थी, इस डोमिनेंट मेल के बराबर। कभी कभी वो वापस अटैक करते हैं, जीत भी जाते हैं। नहीं जीत पाते तो अपना एक दूसरा ग्रुप बना लेते हैं दूसरे हाथियों के साथ। लेकिन जो 3 नंबर 4 नंबर के होते हैं वो एक फ्रस्ट्रेटेड हाथी बन जाते हैं, जिन्हें भगा दिया गया था, सब कुछ छीन लिया गया था, सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। अब वो बन जाते हैं फ्रस्ट्रेटेड, और वो अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए सब कुछ तोड़ना फोड़ना चाहते हैं। ऐसे भी किस्से हुए हैं कि मस्त पीरियड में जिस मेल को मेटिंग के लिए अलाउ नहीं किया गया, उसने अपने ट्रेनर यानी अपने महावत को भी मार दिया। ये कहानी पालतू हाथी की है। और जो जंगल में है वो तो जहां जो मिलता है उसको तोड़ते हैं। अब वो आदमी को मारेगा, गाड़ी तोड़ेगा, बाइक तोड़ेगा, या कोई घर या झोपड़ी, सब कुछ तोड़ेगा। लेकिन जब इस हाथी को मैंने अपनी दूरबीन से देखा तो उसके कान के पास से जो फ्लूइड निकलता है वो नहीं निकल रहा था। इससे इनको मालूम चला कि ये टस्कर फुल मस्त पीरियड में नहीं है। अब दूरबीन से इन्होंने स्कैन किया तो कोई गोली का निशान भी नहीं मिला कि जिससे गुस्सा होकर ये वारदात कर रहा है। इसकी बॉडी स्ट्रांग थी, ये हेल्दी था, केवल एक ही कमी थी, इसके दांत छोटे थे। और जब फीमेल सेलेक्ट करती है मेल को तो उसमें दांतों का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब जब 20 अप्रैल को इन्होंने टस्कर को फॉलो किया तो वो एकदम से मुड़ा और उसने जो पीछा करने वाली टीम थी उस पर ही चार्ज कर दिया, और वो टीम आई थी बांकुरा से। अब इन्होंने एक बात नोटिस करी थी कि जब घना कवर होता था तब ये ज्यादा चार्ज करता था, और जब ओपन फील्ड में हो तब ये कम चार्ज करता था। जैसे ये जंगल के दायरे में आता था बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाता था। लेकिन इन्होंने किसी तरह सावधानी बरतते हुए घने जंगल की तरफ इसको खदेड़ दिया और वापस लौट गए। अब इनको लेविश सर्किट हाउस जो भागलपुर का था वहां रुकाया गया। 4 दिन तक ये वहां रहे और ये इंश्योर किया कि वो हाथी वापस ना आने पाए। जब कोई खबर नहीं आई तो ये पटना तक पहुंचे और वहां से अपने घर लौट गए। और इन्होंने मिस्टर LR सिंह जो कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे झारखंड के, उनको इन्फॉर्म कर दिया कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जो साहेबगंज के हैं उनको बता दिया जाए कि हाथी को उनके इलाके में खदेड़ दिया गया है जंगलों में, और उसको मॉनिटर किया जाए। हाथी साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट में 40 किलोमीटर अंदर तक चला गया और उस इलाके में पहुंच गया जहां पहाड़िया जनजाति के लोग रहते थे। अब 3 महीने के बाद इसने एक पहाड़िया जनजाति के व्यक्ति को अपना शिकार बना दिया। अब इसके बाद इस हाथी ने अपनी वारदातें बहुत ज्यादा बढ़ा दी, और जितने लोगों को ये मारता था बहुत ही क्रूर तरीके से मारता था, जरा भी दया नहीं दिखाता था। अगस्त आते आते इसने 9 लोग झारखंड में मार दिए थे। वो जो 4 लोग बिहार में मारे थे वो अलग थे। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सोचा इस हाथी को ट्रैंकुलाइज किया जाए। इस काम के लिए डॉक्टर अजय कुमार जो कि रांची चिड़ियाघर के सीनियर वेटरनरी डॉक्टर थे, और नवाब शफात अली खान को ये जिम्मा सौंपा गया। अब इनको DFO ऑफ साहेबगंज की तरफ से एक इमरजेंसी कॉल मिली और ये वहां से उड़ के आ गए और साथ में लाए थे .458 विंचेस्टर मैग्नम राइफल। यंग DFO जिनका नाम था मनीष तिवारी, उन्होंने इनको सारे इलाके का जायजा कराया। जब वो रास्ता दिखा रहे थे तो कई बार ऐसे अंधे मोड़ आए जो बहुत ही डरावने थे। कई बार ऐसी चढ़ाइयां आई जिन्होंने इनको दहशत में ला दिया। कई बार इनको गाड़ी छोड़नी पड़ती थी और इनको पैदल जाना पड़ता था उन छोटे छोटे गांवों में जिनको कि लोगों ने खाली कर दिया था इस रोग एलिफेंट के डर से। जितने भी पहाड़िया लोग रास्ते में मिलते थे वो इनके पैरों में गिर जाते थे और इनसे रिक्वेस्ट करते थे कि किसी तरह से उन्हें इस भय के माहौल से और इस रोग एलिफेंट से मुक्ति दिलाइए। अब इनको बताया गया था कि जैसे ही सूरज डूबेगा वैसे ही हाथी आएगा
जंगल से बाहर और गांवों की तरफ, झोपड़ियों की तरफ जाएगा। 3-4 घंटे वहां रहता था, घर गिराता था, लोगों को मारता था, लेडीज को अपने बच्चे उठा के दूसरे घरों की तरफ भागना पड़ता था रात में ही। और अगर कोई भागते हुए इस हाथी के रास्ते में आ गया तो उसकी जान बचनी नामुमकिन थी। पहाड़िया लोग, जिनकी की संख्या करीब करीब 25,000 है, जंगल में ही रहते हैं। और अगर कोई इस तरह का जानवर होता है जो वायलेंट हो जाता है तो ये टोटली उस जानवर की दया पर निर्भर होते हैं। और सरकार की तरफ से भी इनकी सुरक्षा के लिए कोई बहुत ज्यादा इंतजाम नहीं किए जाते हैं। भारत के संविधान का आर्टिकल 21 जिंदगी जीने का अधिकार देता है, लेकिन ये लोग जंगल में जहां रहते हैं वहां इस तरह के जानवर के रहते जिंदगी जीने का अधिकार इनके हाथ में नहीं है। आजादी के 75 साल के बाद भी जंगल में रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। साहेबगंज के जंगल बहुत ही घने और दुर्गम है, और मैंने इतने सारे प्रोजेक्ट किए हैं जंगल में, लेकिन इतने दुर्गम, इतने कठिन जंगल मैंने नहीं देखे हैं। घने जंगल में बहुत सारी ऐसी लताएं हैं जो नीचे से ऊपर जाती हैं, घना जंगल फॉर्म करती हैं, पेड़ भी बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। अब इस घने जंगल के अंदर हाथी को ढूंढने का सबसे आसान तरीका यही था कि ये जो लताएं हैं, जो पेड़ की बेलें हैं, जहां जहां तोड़ी हैं हाथी ने, उससे आइडिया लग जाता था कि वो किस साइड गया है। अगस्त के पहले हफ्ते में हाथी ने 2 लोग और मार दिए। झारखंड के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे, वो इस इलाके में आ गए और कैंपिंग करने लगे ताकि वो जायजा ले सके कि ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है। 7 अगस्त को इनको खबर मिली कि हाथी को टूटी पहाड़ी के पास देखा गया है, तो ये अपने साथ बांकुरा की जो ट्रैकिंग टीम आई थी उसको लेकर वहां बढ़ चले। अब ये जो ट्रैकर थे, ये फॉरेस्टर और विलेजर्स की टीम थी बांकुरा की। जब वहां इस तरह के हाथियों के हमले बढ़ने लगे थे तो ट्रेनिंग देके ये टीम्स तैयार की गई थी। अब ये जो ट्रैकर्स होते हैं अपने साथ भाले रखते हैं लंबे लंबे, उसके आगे कपड़ा बांध देते हैं और जैसे ही हाथी दिखता है मशाल जला देते हैं। जरूरत पड़ने पे आग के गोले भी उसकी तरफ फेंकते हैं। और ट्रैकर्स के साथ में हमेशा एक बी टीम या सेकंड टीम होती है जो अपने साथ कैरोसिन कैरी करती है। अब जनरली इनकी मशाल वाली जो टेक्निक है, जब विनम्र हाथी होते हैं या मादा हाथियों का झुंड होता है तो बहुत काम करती है, लेकिन जब गुस्सैल रोग एलिफेंट होता है और वो मशालों से नहीं डरता और गुस्से से चार्ज कर देता है, तब इनका प्लान बी होता है। ये अपनी मशाले और भाले नीचे रख देते हैं और पेड़ पर चढ़ जाते हैं। एक और दूसरा तरीका है इन रोग एलिफेंट्स को कंट्रोल में लाने का। कुमकी ट्रेंड फीमेल एलिफेंट्स यूज में लाई जाती हैं उसको ललचाने के लिए, यानी उसको प्रलोभन देने के लिए रोग एलिफेंट को। लेकिन इनके पास ये फैसिलिटी नहीं थी क्योंकि इनके आसपास के इलाके में कोई ट्रेंड फीमेल एलिफेंट थी ही नहीं। टूटी पहाड़ी पर जाके इनको मालूम चला कि रोग एलिफेंट अभी अभी निकला है एक सड़क जिसको कि झाड़ियों से बंद किया गया था और जिसकी ऊंचाई थी करीब 10 फीट। इन्होंने अपनी गाड़ियां पार्क कर दी और चल पड़े आगे की तरफ। इनके साथ था अर्जुन, जो कि बांकुरा टीम का लीडर था। वेटनरी डॉक्टर अजय कुमार अपनी ट्रैंकुलाइजर गन के साथ रेडी थे। उपेंद्र जो इनका गनर था, असगर अपनी हैवी राइफल के साथ, और ये अपनी .458 राइफल के साथ। करीब 6 किलोमीटर चलने के बाद अर्जुन ने हाथी को ढूंढ लिया। 25 मीटर की दूरी पर था। अब ये जमीन पर बैठ के हाथी को देख रहे थे। तभी अचानक अर्जुन उछल के खड़ा हो गया और बोला, हाथी ने हमें देख लिया है और हमारी तरफ ही आ रहा है। अब उपेंद्र ने बोला कि अब हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता, हाथी हमें पकड़ लेगा। ये भाग रहे थे, इनके साथ के गनर वगैरह वो क्रीपर्स जो लताएं हटा रहे थे ताकि रास्ता क्लियर हो, झाड़ियां हटा रहे थे। डॉक्टर अजय कुमार गिर गए। इन्होंने हाथ देके उनको उठाया और देखा तो हाथी बिल्कुल पास आ चुका था। अब इनके पास जो ऑर्डर थे कि हाथी को ट्रैंकुलाइज करना है, गोली नहीं मारनी है। अब इन्होंने निशाना लिया हाथी के चलते हुए पैरों की तरफ। अब जब हाथी 15 मीटर की दूरी पर बचा था, इन्होंने 2 फायर किए ट्रैंकुलाइजर के। एकदम से हाथी ने टर्न लिया, कीचड़ और छींटे उछले और वो दूसरी तरफ चल पड़ा। अब इन्होंने मुड़ के देखा अर्जुन और उपेंद्र की तरफ, तो वो 300 मीटर दूर पेड़ पर चढ़ चुके थे। इन्होंने राहत की सांस ली कि हाथी चला गया। अब उसके साथ दूसरे एनकाउंटर का इंतजार करने लगे।
अब बिना कुमकी एलिफेंट्स, जो कि वो ट्रेंड फीमेल एलिफेंट्स होती हैं, उनके बिना रोग एलिफेंट को ट्रैंकुलाइज करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि ट्रैंकुलाइजर की शूटिंग रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती है। और घना जंगल दूसरी मुसीबत था। ये 6 किलोमीटर आगे जाके अपना रास्ता भूल गए। ना तो वहां कोई मोबाइल नेटवर्क था, ना ही वायरलेस सिस्टम काम कर रहा था जिससे कि कंट्रोल रूम से कांटेक्ट कर लिया जाता। करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद इनको एक ऊंचा एरिया मिला जहां हल्के हल्के मोबाइल के नेटवर्क आए। इन्होंने डीएफओ को फोन किया, जिन्होंने कई टीमें इनको ढूंढने के लिए भेजी और इन्होंने आइडिया दिया लोकेशन की किस जगह हम हैं। अब घने जंगल में रात गुजारना जहां के रोग एलिफेंट हो, आत्महत्या करने के बराबर था। ये चलते गए, रुकने का ठिकाना ढूंढते रहे और इनको एक छोटा सा गांव मिल गया ट्राइबल्स का। जहां ये पहुंचे उन्होंने इनको पहचान लिया और जो भी उनके पास खाने पीने का सामान था इनको ऑफर किया और इंस्ट्रक्शंस दिए हेडमैन को कि सुबह सुबह रनर्स भेज देना ताकि फॉरेस्ट कंट्रोल रूम तक खबर पहुंचे और हमारे पास कोई टीम आए। अब ये गांव के बच्चे बड़े ही ताकतवर और भागने में सक्षम होते हैं और ये 9 से 10 किलोमीटर जंगल में चले जाते हैं और खबर पहुंचा देते हैं। अब जब इन्होंने कैंप में रुक गए जहां इनको रुकाया गया था, इनकी बॉडी में क्रैम्प आ गया था और इतना ज्यादा जो इन्होंने जिंदगी में इतना कभी महसूस नहीं किया था। डॉक्टर अजय कुमार ने काढ़ा बना के दिया नमक और चीनी का, जिसको पी के इनको 1 घंटे बाद आराम मिला। अब चावल और चाय का डिलीशियस डिनर करने के बाद ये लकड़ी के फट्टों पर सो गए। अगले दिन सुबह चिंतित टीम फॉरेस्ट ऑफिसर्स की आई और इनसे मिली। अब ये लोग ट्रैक करके साहेबगंज सर्किट हाउस पहुंचे, जहां डॉक्टर अजय कुमार और नवाब शफात अली खान ने मीटिंग करी, हाई लेवल मीटिंग। अब ये लोग कैसे खो गए थे इस बात पर भी चर्चा हुई और इस बात पर भी चर्चा हुई कि 2 और लोग मार दिए थे रोग एलिफेंट ने। डॉक्टर अजय कुमार ने जो जो परेशानियां सामने आ रही थी ट्रैंकुलाइज करने के लिए, घने जंगल, रफ टेरेन, गाड़ी नहीं जा पाती, रास्ता भटक जाते हैं, और क्योंकि ट्रैंकुलाइजर एक लिमिट के अंदर ही चलाया जा सकता है, बहुत ज्यादा दूर से नहीं मारा जा सकता है। 9 अगस्त को झारखंड की गवर्नमेंट ने वो कठिन निर्णय लिया और वो निर्णय था कि अब इस हाथी को मार दिया जाए अगर इसको पकड़ा नहीं जा सकता है तो, क्योंकि अब गवर्नमेंट और ज्यादा इंसानों का मरना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब तक 15 लोग मर चुके थे और गवर्नमेंट को भी आइडिया लग गया था कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में, इतने घने जंगल में इतने करीब नहीं पहुंचा जा सकता है हाथी के, इसको ट्रैंकुलाइज कर दिया जाए, क्योंकि बंदूक की गोली दूर से भी मारी जा सकती है। ना तो कुमकी हाथी थे वो ट्रेंड फीमेल एलिफेंट्स, ना ही ट्रेंड महावत थे, तो इनको ऑर्डर दे दिए गए कि ये हाथी को मार सकते हैं। लेकिन इनको बता दिया गया था कि अगर संभव हो ट्रैंकुलाइज करना तो वो ही पहला ऑप्शन होना चाहिए। लेकिन इनके सामने बहुत सारी मुश्किलें थी ट्रैंकुलाइज करने के लिए, क्योंकि इंडिया में M99 ड्रग बैन कर दी गई है, जो कि इस्तेमाल की जाती थी हाथियों को ट्रैंकुलाइज करने के लिए। ये ड्रग अफ्रीका में बहुत ही यूजफुल थी हाथियों को ट्रैंकुलाइज करने के लिए, लेकिन इंडिया में इस ड्रग को नारकोटिक का दर्जा मिला था, इसलिए सरकार इसको इंपोर्ट करने की परमिशन नहीं देती थी। अब ट्रैंकुलाइज करने के लिए कई दवाओं का मिश्रण तैयार करके ट्रैंकुलाइज करना होता था। ये वो दवाएं थी जो कि टाइगर और लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज करने के लिए यूज में लाई जाती थी। अगर हाथी भूखा है तब तो ये दवा काम करती, अगर उसने खाना खाया हुआ है तो एक और इंसान की रेस्क्यू टीम से जान चली जाती। अब नाश्ते के बाद इनका 20 गाड़ियों का काफिला चल पड़ा हाथी को ढूंढने के लिए, लेकिन उसकी कोई खबर थी नहीं। अब एक मुस्कुराता हुआ बच्चा था मालतू, उसने हाथी के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अब इनको खबर मिली कि हाथी 9 किलोमीटर दूर है जंजाली गांव के पास। अब इन्होंने जल्दी से लंच किया और उस तरफ बढ़ चले। रास्ता खराब था तो एक ट्रैक लिया और उस तरफ पहुंच गए। अब इन्होंने डिसाइड किया था डॉक्टर अजय के साथ कि पहले इसको ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश और पकड़ने की कोशिश ही करेंगे। डॉक्टर अजय के पास में थी एक टेलीस्कोपिक डान इंजेक्ट ट्रैंकुलाइजर गन, जिसमें मिक्सचर भरा गया था कैटामाइन और जाइलाजाइन का। पोटेंसी रखी गई थी 100 mg पर मिलीलीटर। उपेंद्र के पास में वो चेन थी जो कि अगर ये हाथी को पकड़ लेते तो उसके पैरों में पहना देते और वो तेज नहीं भाग पाता। अब इनको 3 आदमी मिले जिनको हाथी ने दौड़ाया था जब वो अपने
शैंडी यानी वीकली मार्केट से राशन खरीद के लौट रहे थे। अब जब हाथी ने दौड़ाया तो उन्होंने वो राशन जो उनके परिवार का एक हफ्ते का जीवन यापन का साधन था उसको फेंक के भाग के इन्होंने अपनी जान बचाई थी। इन्होंने ऑफर किया उनको कि ये साथ चलते हैं और तुम लोग चल के अपना राशन उठा लो। वो राजी हो गए। अब थोड़ी दूर पे उनका सामान पड़ा मिल गया और उन्होंने उठा लिया। सब्जियां बिखरी हुई थी और वो आए सामान लेके और इनको बहुत बहुत धन्यवाद बोला। अब इनको जो 19 गांवों से जो हाथी से प्रभावित थे खबरें मिल रही थी और जो उसके पैड मार्क्स थे वो देख के, टूटी हुई झाड़ियां देख के ये अंदाजा लगा रहे थे उसकी मूवमेंट के बारे में। अब ये बड़ी मुश्किल से जंगल क्रॉस करते करते टूटी पहाड़ी तक पहुंच गए, वो एरिया जहां पे इन 3 लोगों को दौड़ाने के बाद जिस तरफ हाथी आया था। और यहां पहुंचने के बाद इनको हाथी का गोबर मिला। अब क्योंकि अंधेरा सा हो चला था, दिखाई देना बंद हो गया था, तो मालतू और अर्जुन ने सेफ्टी के लिए पेड़ पर चढ़ जाना ही उचित समझा। और ये भी बहुत डरे हुए थे कि अगर हाथी वहां से दौड़ेगा और कितनी भी अच्छी गोली मार दो उसका मोमेंटम नहीं रुकेगा और उसके नीचे ये पिस जाएंगे। हवा भी अपनी दिशा बार बार बदल रही थी और इससे इनको डर लग रहा था कि हाथी कहीं सूंघ ना ले इनकी प्रेजेंस और इन पर अटैक कर दे। दोस्तों, मैंने अपने कई वीडियो में बताया कि हाथी की सूंघने की पावर बड़ी जबरदस्त होती है। कई किलोमीटर दूर से सूंघ लेता है अगर हवा का डायरेक्शन उसकी तरफ आ रहा है। लेकिन नवाब साहब का कहना था कि जो असली शिकारी होता है उसको मौत का भय नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने चेक किया कि इनकी जो .458 मैग्नम राइफल है उसमें गोली भरी हुई है और 3 एक्स्ट्रा गोली मैगजीन के अंदर है। असगर ने भी अपनी बंदूक लोड कर ली थी और डर और तनाव सबके चेहरों पर था। अब इन्होंने सबको इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि अगर अचानक हाथी चार्जिंग कंडीशन में दिखे तो एक तरफ को डाइव कर जाए, जो रास्ता इन्होंने क्लियर किया था, तभी ये बच सकते हैं। डीएफओ के पास में कोई गन नहीं थी, निहत्थे थे। उपेंद्र के पास में एक काटने वाला औजार था। अब इन्होंने एक नमकदानी में से जिसमें चौक भर के लाए थे उसको ऐसे उछाल के देखा कि हवा का डायरेक्शन किधर है। अब शाम के 5:30 बज चुके थे और इनको लग रहा था कि हाथी ने इनको सेंस कर लिया है और बड़े ही धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रहा है। और जो उसकी तरफ 2 गोलियां दागी गई थी अभी पहले, वो उसकी यादों में रची बसी है। अब इनको 6 सेंस से फील आ रही थी कि हाथी आसपास है और इनको एक अजीब सी स्मेल लग रही थी जो कि भैंस की तरह से थी। असगर ने इनका चेहरा रीड कर लिया था। इन्होंने उपेंद्र को कॉलर से पकड़ा, धीरे धीरे पीछे खींचा। अब ये धीरे धीरे पहाड़ी के ऊपर पहुंचे। वहां हाथी खड़ा था लेकिन उसकी पीठ इनकी तरफ थी। अब ये बिल्कुल जाम हो गए। डॉक्टर अजय की तरफ इन्होंने देखा। उनकी आंखें इनसे पूछ रही थी कि क्या अभी भी इसको डार्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये अपने घुटनों पर बैठ गए ताकि क्लियर व्यू आए। अब ये झुक के देख रहे थे क्योंकि जो एक झाड़ियां थी उससे इनको खड़े होकर व्यू नहीं आ रहा था। लेकिन हाथी ने इनकी पोजीशन सेंस कर ली। वो एक तेज घोड़े की तरह से पलटा और ये जल्दी से खड़े हुए एक क्लियर शॉट लेने के लिए। अब उसने बहुत ही तेजी के साथ चार्ज किया इनकी तरफ। अब उसने अपनी सूंड अटैकिंग मोड में मोड़ रखी थी और कान पीछे की तरफ थे। अब वो इतना नजदीक आ गया था, उसके स्कल के बाल इनको नजर आ रहे थे। धरती हिल रही थी और उसने वार्निंग वाली जो चिंगाड़ होती है वो भी नहीं करी। इन्होंने जल्दी से अपनी 4.58 विंचेस्टर मैग्नम संभाली। इन्होंने सिर का निशाना लिया और ट्रिगर दबा दिया। अब 500 ग्रेन की बुलेट उसकी बाईं आंख के पास में धंस गई। अब उसके बाद वो एक मॉन्स्टर की तरह बैठ गया और उसकी आंखें डायरेक्ट इनकी आंखों में देख रही थी और डिस्टेंस था केवल 4 मीटर। अब इनकी गोली ब्रेन को मिस कर गई थी तो टस्कर अभी भी जिंदा था। उसने फिर अपनी सूंड हिलाई। इन्होंने दूसरी गोली चैम्बर में भरी। अब जल्दी से इन्होंने उछल के पोजीशन ली, तभी पीछे की कटीली झाड़ियां इनकी शर्ट और पैर में गड़ गई। अब उसने सूंड ऐसे झुकाई क्योंकि एकदम नजदीक में ही था। उसने ऐसी सूंड चलाई, इन्होंने साइड को झुके तो चाबुक की तरह से आवाज करते हुए सूंड निकल गई। अब इन्होंने जल्दी से उठने की कोशिश करी और उसके बाद अब इतने पास से गोली मारी थी कि इनको लगभग गोली नजर आ रही थी और वो इस एंगल से इन्होंने गोली मारी थी कि वो जाके खोपड़ी को चीरते हुए ब्रेन में लग जाए। ये माना जाता है कि उसका स्कल बुलेट प्रूफ होता है। केवल एक जगह गड्ढा होता है, कान की जड़ और नाक के बीच से नेजल कैविटी को चीरते हुए ये बुलेट प्रूफ स्कल के अंदर जा सकती थी, कान और आंख के बीच से।
और इन्होंने एशियाटिक एलिफेंट की एनाटॉमी पढ़ रखी थी, जो कि बहुत डिफरेंट होती है अफ्रीकन एलिफेंट से। अब ऐसे मुश्किल वक्त में दिमाग को शांत रखना चाहिए और शांति के साथ डिसीजन लेके निशाना इन्होंने मारा। तस्कर एक तरफ को झुक गया और गिर गया। इस तरह की पोजीशन में ब्रेन में शॉट मारना सबसे आसान मौत देने का तरीका है, जिसमें जानवर बिना पेन के मर जाता है। अब इन्होंने प्लान किया था कि उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करना है। तो उन्होंने डॉक्टर अजय कुमार ने एक सिरिंज निकाली, कान के पास से उसका ब्लड सैंपल लिया। इसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई था, जो नॉर्मली 1.58 से 5.35 तक होना चाहिए था, वो 56.71 था। एक अलार्मिंग लेवल पे हाई था। यही वजह था कि उसने इतनी सारी जानें ले ली थी। अब इन्होंने उसके हाथी दांत निकाले और वो डीएफओ ऑफिस में लाके जमा कर दिए। रात के 9 बजे थे। अगले दिन हाथी को दफन कर दिया गया और जनता ने बहुत ही तालियां बजा के इनका स्वागत और अभिनंदन किया। अब ये पटना जू में आ गए और इन्होंने बहुत ही अच्छा समय बिताया एक छोटी सी फीमेल एलिफेंट जिसका नाम था लक्ष्मी। ये अपने झुंड से अलग हो गई थी गया डिवीजन में बिहार के। अब क्योंकि इन्होंने उस फीमेल हथिनी को बचाया था, तो बिहार के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने इनको एक एप्रिसिएशन लेटर दिया। अब एयरपोर्ट जाते वक्त इन्होंने फेयरवेल के टाइम पे लक्ष्मी उस हाथी की तरफ देखा और वो पहले तो एग्रेसिव बिहेवियर करती थी, लेकिन बाद में इनकी दोस्त बन गई थी और इनकी तरफ दौड़ते चली आई हाथ से केला लेने के लिए। हाथियों की मेमोरी बड़ी तेज होती है, वो अपने परिचित लोगों को बहुत सालों तक याद रखते हैं। और अब इनको बताते वक्त खुशी हो रही है कि लक्ष्मी पटना जू की बहुत ही फेमस और इंटेलिजेंट और हेल्दी हाथी है। दोस्तों, इस तरह से 3rd चैप्टर खत्म हुआ। अगला 4th चैप्टर है हंटिंग मैन ईटर्स। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।